दोस्तों शिव अपने बेटे का एडमिशन करवाने के लिए एक प्राइवेट स्कूल में जाता है। वहां पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि एडमिशन लेने में और एडमिशन दिलाने से पहले बच्चों की एक टेस्ट देना होता है। अगर बच्चा टेस्ट में पास हो जाता है तो एडमिशन होता है, नहीं तो मना कर दिया जाता है। जब शिव अपने बेटे को स्कूल में टेस्ट देने के लिए छोड़ देता है और खुद बाहर वेटिंग हॉल में वेट करने लगता है, बैठ जाता है, वापस आने अपने बेटे का वापस आने का इंतजार करने लगता है। तभी उसकी नजर स्कूल की प्रिंसिपल पर पड़ती है। तो प्रिंसिपल मैडम को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। प्रिंसिपल मैडम को देखकर शिव उनसे अपने आप को छुपाने लगता है, स्कूल से बाहर निकलने लगता है। लेकिन तभी जो प्रिंसिपल मैडम होती हैं शिव को बाहर निकलता देख लेती हैं और वह भी हैरान परेशान रह जाती हैं। अब शिव सोच में पड़ जाता है कि यह तो बहुत गरीब परिवार से थी, यहाँ इतनी बड़ी पोस्ट तक कैसे पहुंची, जबकि मैंने तो इसे लात मारकर घर से बाहर निकाल दिया था। आज मैं अपनी आंखों से यह सब क्या देख रहा हूँ, मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि शिव एक बहुत ही घमंडी किस्म का इंसान था। शिव बहुत ज्यादा बौखला जाता है। उसके बाद मैडम जो है शिव को अपने ऑफिस में बुलाती हैं और उसके बाद जो होता है उसे देखकर पूरे स्कूल में हड़कंप मच जाता है। लेकिन दोस्तों इस सब के पीछे कहानी क्या थी, क्या वजह थी इन सब की? आखिर प्रिंसिपल मैडम और शिव के बीच में क्या रिश्ता था? क्यों शिव प्रिंसिपल मैडम को देखते ही उनसे मुंह छुपाने लगता है, भागने की कोशिश कर रहा था? लेकिन इसी की पूरी घटना जानने के लिए, इसकी सच्चाई जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आपसे बिल्कुल एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज सब्सक्राइब करें। और लाइक तो बहुत ही कम जो है आ रहा है, तो लाइक को भी प्लीज लाइक भी किया करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी जरूर एक लाइक दिया करें। आप किस विषय पे जो है स्टोरी सुनने की इच्छुक हैं वह भी जरूर बताइएगा। कहानी की शुरुआत में दोस्तों, यह कहानी एक रुचि नाम की एक लड़की होती है जो कि दिल्ली में अपनी फैमिली के साथ रहा करती थी। रुचि की फैमिली में उसके माँ बाप और दो बहनें थी। रुचि अपनी बहनों में सबसे बड़ी थी और वह ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। रुचि के पापा एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। एक दिन उनके पास एक व्यक्ति आता है और कहता है कि आपकी बेटी के लिए मेरे पास एक रिश्ता है, लड़का बहुत ही अच्छा है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है, जो उसका घर है, घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आप आपकी बेटी जिंदगी भर सुखी रहेगी। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं यह रिश्ता की बात आगे बढ़ा दूं। रुचि के पिताजी कहते हैं कि देखिए, जैसा आपने बताया है उस हिसाब से वह काफी अमीर लोग लगते हैं, तो उन्हें दहेज भी ज्यादा ही चाहिए होगा। एक साधारण सी मैं नौकरी करता हूँ, शायद उनकी और हमारी बात नहीं बन पाएगी, हमारी बराबरी उनसे नहीं मैं कर पाऊंगा। इस पर वह व्यक्ति कहता है ऐसा कोई बात नहीं है, वो लोग इतने धनी हैं कि उन लोगों को सिर्फ एक सुंदर और सुशील और पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। दहेज जो कुछ भी आप अपनी मर्जी से देना चाहते हो वह उन लोगों को दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें सिर्फ लड़की से मतलब है। तो फिर रुचि के पिताजी कहते हैं कि चलो ठीक है, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है, हमारी बेटी पढ़ी लिखी और सुंदर भी है, जैसे उनको बहुत बहू चाहिए वह सभी गुण हमारी बेटी में है। आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाइए, बात कीजिए, अगर बात बन जाए तो हम शादी कर देंगे। अब वह व्यक्ति जो है लड़कों वालों के घर में जाता है। उस लड़के का नाम शिव होता है। वह शिव की फैमिली से रुचि के बारे में बताता है और रुचि का फोटो भी दिखाने लगता है। रुचि को सिर्फ फोटो देखते ही शिव के माता पिता खुश हो जाते हैं और शिव को भी पसंद आती है, क्योंकि दोस्तों रुचि भले ही एक मिडिल क्लास फैमिली की थी, लेकिन वह बेहद खूबसूरत और पढ़ी लिखी होनहार लड़की थी। और अब दोनों की फैमिली साथ में बैठकर शादी की तारीख को तय कर देती है और 2 महीने बाद ही बड़े धूमधाम से उसकी शादी हो जाती है। शादी के बाद रुचि अपने ससुराल में अपने पति शिव और उसकी फैमिली के बीच में बहुत जो है प्यार मोहब्बत से रहती है, ससुराल आ जाती है। लेकिन यह प्यार मोहब्बत ज्यादा समय के लिए नहीं रहता। सिर्फ 3 महीने के बाद ही उसके ससुराल वाले उसे नौकरानी की तरह बर्ताव करने लगते हैं, उसे गरीब परिवार से होने का मजाक बनाते हैं, ताना देते हैं, उसे बात बात पे ये नीचा दिखाते हैं कि तुम तो एक मिडिल क्लास फैमिली की हो। पूरे दिन में वह कभी किचन में काम करती, तो कभी घर में काम करती, तो कभी
उस कमरे में झाड़ू पोछा करती, तो कभी उस कमरे में काम करती। इससे कोई छोटी-बड़ी गलती हो जाती थी, तो इसे खूब ताने मारे जाते थे कि तुम तो गरीब आदमी की औलाद हो, कोई भी काम सलीके से तुम्हें नहीं आता है। रुचि इनके इस बर्ताव से तंग आ जाती है और शिव से कहती है कि तुम्हारी माँ और बहन मेरी ज़रा-ज़रा सी गलतियों पर खूब खरी-खरी बातें सुनाती हैं। पूरा दिन मुझे अब घर में नौकर की तरह काम लिया जाता है। मेरी कोई इज़्ज़त या मान-सम्मान ही नहीं करती हैं। तो शिव भी उसको दिलासा देने के बजाय उल्टा डाँटता है और कहता है कि तुम एक झोपड़पट्टी में रहती थी। तुमने हमें हमने तुम्हें यहाँ इस महल में लाकर तुम्हें रखा है। तुमसे मेरे परिवार वालों की देखभाल भी नहीं की जा सकती है, नहीं हो पा रही है। यहाँ इस घर में हर चीज़ की सुविधा है। तुम्हें यहाँ के सभी काम सीखने होंगे और उन्हें करना भी होगा। ज़्यादा इधर-उधर की बातों को अपने दिल-दिमाग में मत रखा करो। चुपचाप से सुनीता जो है चुपचाप रहो। अब रुचि को बहुत बुरा लगता है। अपने काम पर ध्यान दो। अपने पति शिव के मुँह से यह बात जब रुचि सुनती है तो उसके दिल टूट जाते हैं। उसे शिव से बहुत उम्मीदें थीं। एक वही तो था जिससे कि घर में वह अपने दिल की सारी बातें बता सकती थी, अपने दुख परेशानी को उसके साथ बांट सकती थी। लेकिन शिव का व्यवहार देखकर रुचि को बहुत दुख पहुंचता है। इसके बाद वह अपने मायके में कॉल करके सारी बात अपनी माँ से बता देती है। रुचि की माँ उसे समझाते हुए कहती है कि बेटी देखो अभी तुम्हें सिर्फ वहाँ रहते हुए 3 ही महीने हुए हैं। नए-नए ससुराल में यह सब कठिनाई आती है, सभी के सामने आती है। धीरे-धीरे और सभी लोग तुम्हें इज़्ज़त प्यार देने लगेंगे। साल 2 साल में जब तुम्हें कोई संतान पैदा हो जाएगी तो तुम भी उनकी लाडली और उनके परिवार में पूरी तरह से जुड़ जाओगी। दोस्तों रुचि बहुत ही मासूम और सीधी-सादी लड़की थी, लेकिन हर लड़की को अपने पति से उम्मीदें होती हैं जो कि उसको भी उम्मीदें थीं। माँ की बात को समझ जाती है कि मुझे अभी यहाँ सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं, धीरे-धीरे समय बीतेगा तो मैं भी इन सब के साथ घुल-मिल जाऊँगी। अब ऐसे ही उनकी बातों को इग्नोर करके अपने ससुराल में बनी रहती है और अपने काम से काम रखती है। समय ऐसे ही बीतता गया और 6 महीने बाद उसे पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट हो चुकी है, जिस वजह से वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। ईश्वर का लाख-लाख शुक्र अदा करती है। फिर अपने पति को इस खुशखबरी के बारे में बताती है। लेकिन दोस्तों शिव यह खबर सुनते ही आग बबूला हो जाता है। रुचि से वह कहता है कि मुझे अभी कोई बच्चा बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं अभी बच्चे के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। तुम मेडिसिन वगैरह खाओ या कुछ भी करो, कैसे भी करो, यह बच्चा मुझे अभी चाहिए ही नहीं, चाहे इसके लिए कुछ हो जाए। रुचि को शिव की इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और इन दोनों के बीच काफ़ी हद तक बोलचाल हो जाती है, बहस हो जाती है। रुचि इस बच्चे को जन्म देना चाहती थी, लेकिन शिव इस बच्चे को चाह नहीं रहा था, जिस कारण उनके बीच दिन-प्रतिदिन वाद-विवाद बढ़ता गया। लेकिन रुचि हमेशा से ही उस बच्चे को गिराने के लिए मना करती है कि कुछ भी हो जाए, मैं इस बच्चे को ज़रूर जन्म दूँगी। इसके बाद शिव भी मजबूर हो जाता है और ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं। लेकिन एक रात यह दोनों पति-पत्नी अपने बेडरूम में बेड पर सोए रहते हैं। करीब रात 1 बजे का समय हो गया था। शिव को नींद आ जाती है और सो जाता है, लेकिन रुचि अभी भी जाग रही थी। उसे उसके दिमाग में कुछ-कुछ बातें चल रही थी, उसे नींद नहीं आ रही थी। वह अपने होने वाले बच्चे के बारे में तरह-तरह के सपने देख रही थी, अपनी खुली आँखों से सपने सजा रही थी और अपने बच्चे के जो है हर एक चीज़ को सपना में सोच रही थी। तभी शिव के फ़ोन पे धड़ाधड़ मैसेज के नोटिफ़िकेशन आते हैं, तो रुचि भी सोचती है कि इतनी रात में इन्हें कौन इतना मैसेज कर रहा है। वह देखने के लिए फ़ोन को उठा लेती है और जब फ़ोन देखती है तो हैरान रह जाती है। शिव के व्हाट्सएप में अनेकों लड़कियों की चैटिंग पड़ी हुई थी। वह 1 या 2 लड़कियों से नहीं बल्कि काफ़ी लड़कियों से बातचीत करता था। कोई उसकी दोस्त थी तो कोई उसने गर्लफ्रेंड बना रखा था। रुचि पूरी रात जो इसके शिव के फ़ोन में चैटिंग को पढ़ती रहती है और आँसू उसकी आँखों से बहते रहते हैं। आहिस्ता-आहिस्ता से सिसकियाँ ले लेके रो रही थी। यह सब देखने के बाद वह पूरी तरह से टूट जाती है। सुबह होते ही और शिव के साथ लड़ाई-झगड़ा शुरू करने लगती है कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तुम मुझे धोखा देकर बाहर किसी भी लड़की से संबंध रखोगे तो मुझे यह हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा। किसी भी लड़की को ये बात बर्दाश्त नहीं होगी। मैं तुम्हें किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकती हूँ। तुम मुझे धोखा दे रहे हो। मेरा बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है तुमने। तो शिव उसे कहता है कि यह मेरी खुद की पर्सनल लाइफ़ है। मैं
क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, किससे मिलता हूँ, तुम्हें फालतू बातें जानने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें इस घर में 3 वक़्त का खाना टाइम से मिल रहा है और महल जैसा हमारा घर है, चुपचाप से अपनी ज़िंदगी यहाँ गुज़ारो और तुम्हें हर चीज़ वक़्त से मिल रही है ना, बस उतना ही तुम्हारे लिए काफ़ी है। अब मेरे किसी भी काम में दखल अंदाज़ी करने की कोशिश भी मत करो, मेरे सर पे सवार होने की कोशिश मत करो, मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। रुचि कहती है कि तुमने मुझसे शादी की है, साथ रहने के लिए, साथ जीने-मरने की कस्में खाई हैं। तुम्हारी इस ज़िंदगी पर मेरा भी अधिकार है, मेरा भी हक है। शादी होने के बाद यह तुम्हारी पर्सनल लाइफ़ नहीं है, मेरा पूरा अधिकार है सब कुछ जानने का, तुम्हें गलत रास्ते पर चलने से रोक-टोक करने का और मैं यह सब गलतियाँ तुम्हारी माफ़ करने वाली हरगिज़ नहीं हूँ, हरगिज़ मैं बर्दाश्त नहीं करने वाली हूँ। उस दिन रुचि और शिव के बीच बहुत लड़ाई-झगड़ा होता है। अब रुचि फिर से अपनी माँ को फ़ोन लगाती है और कहती है, "माँ, मैं इस घर में अब नहीं रह सकती। यह लोग मुझे बहुत परेशान रख करते हैं, तरह-तरह के ताने सुनाते हैं। अब सब कुछ तो ठीक था लेकिन शिव भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखता है। मैंने यह सब भी बर्दाश्त किया लेकिन शिव मुझे धोखे में रखकर बाहर गैर लड़कियों के साथ नाजायज़ रिश्ते रखता है, उनके साथ मौज-मस्ती करता है। मैं यह हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं इस घर में एक पल भी इस इंसान के साथ मैं नहीं रह सकती हूँ। मेरा पति कहता है कि मेरा उन पर कोई अधिकार नहीं है लेकिन रुचि की माँ अपनी बेटी को बहुत समझाते-बुझाते हुए कहती हैं कि बेटी जल्दबाजी में ऐसा कोई कदम मत उठाओ, नहीं तो ज़िंदगी भर की पछताना ही पड़ेगा। लेकिन उस दिन शिव ने रुचि के साथ बहुत मारपीट की थी, बहुत गलत व्यवहार किया था, रुचि को बहुत टॉर्चर किया था और उस घर से लात मारकर बाहर निकाल दिया था क्योंकि शिव एक घमंडी और अय्याश किस्म का इंसान था। अब रुचि उस घर से दोबारा जो है आती है तो दोबारा जाती नहीं है और वहीं से थाने में जाकर अपने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देती है और फिर अपने मायके लौट आई है। अपने पिताजी से शिव की सभी काली करतूत को बताती है जिससे कि उसके पिता भी मजबूर हो जाते हैं और वह अब अपने मायके में ही रहने लगती है और कुछ समय के बाद दोनों का तलाक हो जाता है। 5 महीने बाद वह एक बच्ची को जन्म देती है जो कि एक लड़की होती है। रुचि अपने मायके में रहकर ही 3 साल तक इस बच्चे की परवरिश करती है और जब बच्चा थोड़ा चलने लगता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो वह अपनी एक फ्रेंड को कॉल करती है जो कि दिल्ली में ही रहती थी जिसका नाम प्राची होता है। वह प्राची से कहती है कि बहन तुम जहाँ जॉब करती हो क्या वहाँ कोई और भी सीट खाली है? अगर हो तो मुझे बता देना, मैं भी नौकरी करना चाहती हूँ क्योंकि अब मेरी बच्ची भी बड़ी हो चुकी है और मैं अपने माँ-बाप पर और बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। पहले ही मैं इतना बोझ बन चुकी हूँ, लेकिन अब मैं बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। अब मेरी भाई की शादी भी होने वाली है तो भाभी भी आएगी, तो मैं बहुत ज़्यादा इन लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहती हूँ। मैं खुद से मेहनत करके कमाना चाहती हूँ। तो प्राची रुचि से कहती है कि हाँ, क्यों नहीं? यहीं पर मेरे घर के पास में एक स्कूल है। अगर वहाँ पढ़ाने के लिए टीचर की आवश्यकता हुई तो तुम यहीं जॉब कर लेना, तुम्हें अच्छी सैलरी भी मिल जाएगी। तो रुचि कहती है ठीक है, तुम मुझे 1-2 दिन में जानकारी करके बता देना और अगर जब फिक्स हो जाए जॉब फिक्स हो गई तो मैं वहाँ आ जाऊँगी। तब दोस्तों रुचि की फ्रेंड स्कूल में जाकर पता करती है और रुचि का इंटरव्यू स्कूल में करा देती है। रुचि को एक टीचर के तौर पर सेलेक्ट कर लिया जाता है और कक्षा 9, कक्षा 10 के छात्रों को फिजिक्स पढ़ाने लगती है। उसे अच्छी सैलरी भी मिलती है और वह अपने बच्ची को भी अलग से ट्यूशन कुछ बच्चे को भी अलग से ट्यूशन पढ़ाया करती थी। कुछ इस तरह से उसकी ज़िंदगी अब अच्छी चलने लगी थी। रुचि बहुत ही विनम्र स्वभाव की थी और सिर्फ़ 1 से 2 साल में ही वह पूरे स्कूल में सभी बच्चों और सभी अपने स्टाफ की पसंदीदा टीचर बन जाती है। सभी लोग उसे बहुत इज़्ज़त और मान-सम्मान देते थे। इसी बीच स्कूल के जो प्रिंसिपल थे, उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो जाती है और उन्होंने रुचि को अपने घर बुलाते हैं और कहते हैं कि जब तक मैं स्वस्थ नहीं हो जाता हूँ, तब तक तुम इस पद को सँभालो और स्कूल को मैनेज करो। मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है, तुम मेहनती हो, तुम पढ़ी-लिखी हो, तुम इस स्कूल को अच्छे से मैनेज कर सकती हो, करके चला सकती हो। दोस्तों अब जो रुचि होती है, रुचि के जो प्रिंसिपल का पद सँभालने को मिला था, उसे उसी समय स्कूल में बच्चों के नए जो है प्रवेश और न्यू एडमिशन होना शुरू हो गया था। रुचि अपने ऑफ़िस में बैठे हुए अपनी निगरानी में बच्चों के एडमिशन ले रही थी और तभी स्कूल में उनका तलाकशुदा पति शिव अपने बेटे का एडमिशन करवाने के लिए आता है, लेकिन एडमिशन से पहले बच्चों का टेस्ट लिया जा रहा था, तो शिव अपने बेटे को टेस्ट देने के लिए भेज देता है और खुद बाहर की वेटिंग हॉल में बैठ जाता है। फिर वह सोचता है कि क्यों ना प्रिंसिपल के यहाँ फीस और किताबें वगैरह
जो है कहाँ से खरीदना है, सारी जानकारी प्रिंसिपल से बात करके ले ली जाए। इन सब के बारे में जानकारी कर ली जाए और वह वहाँ से उठकर जाने लगता है। लेकिन तभी उसे रुचि दिखाई देती है और रुचि को देखकर हैरान रह जाता है। एक स्टूडेंट से पूछता है कि वह मैडम जी यहाँ क्या कर रही हैं, क्या काम करती हैं? तो बच्चा बता देता है कि हमारी प्रिंसिपल मैम हैं। यह सुनकर शिव और भी ज़्यादा अचंभे में पड़ जाता है। उसके पैरों से तले ज़मीन खिसक जाते हैं क्योंकि रुचि उसी की तरफ आ रही थी। वह उससे अपनी तरफ आता देख मुँह छुपाकर बाहर आने लगता है, लेकिन रुचि उसके पीछे से देखकर पहचान जाती है और अपने गार्ड से बोलकर उसे ऑफिस में आने के लिए बोलती है। तो शिव को आना ही पड़ता है। बुलाकर के गार्ड उसको रुचि के ऑफिस में बैठा जो है बोलता है जाने के लिए। शिव जाता है तो रुचि वहीं पे बैठी रहती है। शिव अंदर जाने के लिए परमिशन लेता है और अंदर आ जाता है। रुचि को देखता है और ज़्यादा शर्मिंदा हो रहा था और रुचि भी बहुत ज़्यादा हैरान थी। फिर शिव उसे पूछता है कि तुम यहाँ प्रिंसिपल कैसे बन गई हो? तो वह बताती है कि नहीं, मैं सिर्फ एक वाइस प्रिंसिपल के तौर पर हूँ। यहाँ के प्रिंसिपल की तबीयत थोड़ा-सा खराब थी। उन्होंने मुझे यह ज़िम्मेदारी सौंप दी है क्योंकि मैं यहाँ पिछले 2 साल से पढ़ा रही थी। लेकिन तुम यहाँ किसके लिए आए हो? तो शिव कहता है कि यहाँ पर मैं भी अपने बेटे का एडमिशन करवाने के लिए आया हूँ। रुचि कहती है कि तुम्हारा बेटा भी है? तो शिव कहता है कि हाँ, तुमसे तलाक होने के बाद मैं दूसरी शादी कर लिया था। उसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है, बिल्कुल भी लाज हया नहीं आती है और उन्हीं से मेरे घर में एक बेटा पैदा हुआ था जो कि अब 5 साल का हो गया है। तो मैंने सोचा कि उसका अब स्कूल में एडमिशन करा देना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इसी स्कूल में टीचर हो। फिर शिव कहता है कि तुम तो अपने घर पे रहती थी, यहाँ कब से रह रही हो? तो रुचि कहती है कि हाँ, मैं घर पर ही थी, 3 से 4 साल रही, लेकिन वहाँ कोई जॉब ना मिल सके तो मुझे मजबूरन यहाँ आना पड़ा और ईश्वर की कृपा से मैं आज एक टीचर हूँ और हँसी-खुशी रह रही हूँ। तो फिर वह उसे जो प्रेगनेंसी होती है उसके बारे में पूछता है कि उस बच्चे का क्या हुआ? तो रुचि बताती है कि तुमसे तलाक के 5 महीने बाद मुझे बेटी पैदा हुई थी जो कि अब 5 साल की हो गई है। तब शिव इतना सुनता है तो कहता है कि प्लीज़ मुझे भी मेरी बच्ची से मिलवा दो। इस पर रुचि कहती है कि मैं तुम्हारी बच्ची कैसी? तुम अपनी गंदी ज़ुबान से उसका ज़िक्र भी मत करो क्योंकि तुम तो चाहते नहीं थे, तुम तो मेडिसिन खाकर उसको गिरा दो बोल रहे थे। अब किस हक से तुम अपने इस ज़ुबान से उस बच्ची का नाम ले रहे हो? वो बच्ची तुम्हारी नहीं है, केवल मेरी इकलौती औलाद है और केवल मैं ही उसकी माँ और उसकी बाप हूँ। उसने कभी अपने पापा को नहीं देखा, ना कभी उसके पापा उससे आज तक मिलने के लिए आए और वैसे भी मैंने उसे कभी पापा की कमी महसूस नहीं होने दी है। लेकिन शिव बहुत जिद करता है, प्लीज़ मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, एक बार मुझे मेरी बेटी को दिखा दो, काफ़ी बड़ी हो गई है मुझे उसको देखने का मन कर रहा है। मगर रुचि साफ-साफ मना कर देती है और कहती है कि तुमने जब मुझे लात मारकर अपने घर से बाहर निकाला था, तब भी वह मेरी कोख में ही थी। तुम्हें एक बार भी ख़्याल नहीं आया कि मेरा बच्चा भी इसकी कोख में है। यह कैसे इसका पालन-पोषण करेगी, कैसे अपनी ज़िंदगी को गुज़ारेगी? आज तुम्हें बहुत प्यार आ रहा है अपने बच्चे पे। तुम कैसे पिता हो? तुम कैसे इंसान हो? तुरंत बाहर यहाँ से निकल जाओ। यहाँ पे रुचि स्ट्रॉन्ग होके बोलती है और अब बोलती है कि मेरे ऑफिस से शिव अपना जो है बाहर निकाल देती है और शिव अपना लटका हुआ मुंह लेकर बाहर निकल जाता है। उसका बेटा वहाँ टेस्ट में पास हो गया था तो उसका वहीं पे एडमिशन जो है करवा कर घर वापस आ जाता है। अब शिव रोजाना अपने बेटे को स्कूल छोड़ने और लाने के लिए आता जाता था और ऐसे ही वह स्कूल में भी काफी फीस जमा करने के लिए कभी-कभी जाया करता था। अपने बेटे की किताबें खरीदने के लिए आ जाया करता था। जो रुचि थी उससे भी मिलने की कोशिश करता था। रुचि जब उससे तंग आ जाती है तो अपने जो है गार्ड से बताती है और उससे सख्त मना करती है कि किसी भी बच्चों के पेरेंट्स मुझसे मुलाकात करने के लिए बिल्कुल भी ना आए। पहले मुलाकात करने से पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा, उसके बाद ऑफिस के अंदर भेजना। कोई भी बिना पूछे अंदर नहीं आने चाहिए आने पाए। इसके बाद से शिव कभी भी रुचि से मिलने के लिए ऑफिस में जाने की कोशिश करता था तो गार्ड उसे बाहर ही रोक लेता था और अंदर जाने ही नहीं देता था क्योंकि रुचि ने खास तौर से उसे अंदर भेजने से मना कर दिया था। अब वह रुचि से मिल नहीं पाता था। समय ऐसे ही बीतता गया। इसी बीच रुचि की मुलाकात एक शुभम नाम के लड़के से होती है जो कि बहुत ही साफ दिल और एक नेक लड़का था। वह रुचि को पसंद भी करता था और उसका
जो है मार्केट में एक बहुत बड़ा होलसेल मेडिसिन का दुकान था, मेडिकल था, लड़का अच्छा था, तो रुचि और शुभम धीरे-धीरे एक-दूसरे के करीब आने लगते हैं क्योंकि रुचि भी सोच रही थी कि अभी ज़िंदगी काफ़ी लंबी पड़ी है और सभी लोग गंदी नज़र मुझ पर गड़ाए रहते हैं। वैसे भी कभी न कभी तो मुझे शादी करनी ही है क्योंकि क्यों ना शुभम से ही कर ली जाए, वह मुझे पसंद भी करता है और अच्छा नेक दिल का लड़का है। कुछ दिन बाद शुभम रुचि को प्रपोज करता है और अगले ही दिन रुचि उसका प्रपोज एक्सेप्ट कर लेती है और फिर दोनों प्यार की बातें करने लगते हैं। लेकिन एक दिन शुभम रात में रुचि से बोलता है कि तुम मेरे घर अभी आ जाओ, क्योंकि जो शुभम होता है वो केवल ऊपर से दिखने में अच्छा था। मुझे तुमसे बिल्कुल अभी मिलने का मन कर रहा है। तो रुचि कहती है कि मैं ऐसे आधी रात को तुम्हारे घर अकेले मिलने नहीं आ सकती हूँ और वह फ़ोन काट देती है। 1 से 2 दिन बाद शुभम फिर से दिन में कॉल करके बोलता है कि आप मुझसे मिलने होटल पर आ जाओ। तो रुचि उससे कहती है कि पहले तुम मुझसे शादी करो, उसके बाद जहाँ मर्ज़ी मुझे मिलने के लिए बुलाना, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं रहेगा, क्योंकि वह समझ गई थी कि यह सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा फ़ायदा उठाना चाहता है, मुझसे प्यार नहीं करता है। क्योंकि जो लोग प्यार करते हैं वह ऐसे मिलने के लिए बिल्कुल भी नहीं बुलाते हैं और वह समझ जाती है कि क्या मामला है। इसने शरीफ और अच्छा दिखाने का ढोंग रचा है। रुचि के साफ-साफ मना करने पर शुभम उसे गालियाँ भी देने लगता है। यह सब सुनकर रुचि उससे बातचीत करना भी बंद कर देती है और कभी भी किसी लड़के से बात नहीं करती है। उसको लड़के के नाम से चिढ़ हो जाती है, लड़के के ऊपर से उसका भरोसा ही उड़ जाता है। ऐसे ही अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी बेटी के साथ बिताने का फैसला कर लेती है। दोस्तों, अगर ऐसा देखने को मिलता है, कभी-कभी अक्सर ऐसा देखने को मिल जाता है जिन महिलाओं को अपने पति से किसी बात और विवाद को लेकर तलाक हो जाता है, ऐसी महिलाओं को जो है कुछ लोग ज़्यादातर फ़ायदा उठाने की सोचते हैं। उन्हें प्यार का झांसा देकर उनका शोषण करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वह सोचते हैं कि उसका तो तलाक हो गया है, ना उसके आगे कोई ना पीछे कोई, और जो मर्ज़ी इसके साथ करो, कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है। लेकिन हमें आदर, सम्मान इन ऐसी महिलाओं का करना चाहिए। रुचि जैसी लड़की का जिन्होंने अपनी हिम्मत और जज़्बे से अपना नाम कमाया और कभी भी ज़िंदगी में अपने कदमों को डगमगाने नहीं दिया। वह आज भी दिल्ली में ही एक इसी स्कूल में टीचर है। कुछ समय के लिए प्रिंसिपल बनी थी, लेकिन अब टीचर के तौर पर ही बच्चों को पढ़ाती है और अपनी बच्ची के साथ हँसी-खुशी अपने जीवन को गुज़ार रही थी। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? रुचि के लिए 2 लाइन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे रुचि एक फैसला लेती है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी शादी नहीं करूँगी और मैं अपनी बच्ची के साथ ही अपनी ज़िंदगी पूरी बिता दूँगी। और शिव और शुभम जैसे मनचले लड़कों के बारे में भी आपकी क्या राय है? हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, आज के समय में लड़की को लोग कमज़ोर समझते हैं, लेकिन लोग यह भूल जाते हैं कि लड़कियाँ कभी कमज़ोर नहीं होती हैं। जब वह अपने आप पर आ जाएँ, तो अपना जीवन अकेले भी जी सकती हैं और अकेले भी परवरिश अपने बच्चे को कर सकती हैं। दोस्तों, अगर कहानी आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को भी एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख़्याल रखिए और जितने भी पुरुष भाई हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी अपनी मंशा ना बनाएँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक